Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Osama Shakil. Welcome to the fourth lecture of chapter Atom, and today the topic is about the discovery of proton or nucleus. जैसा कि हम सब जानते हैं कि एटम के जो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो मौजूद न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग मूव करती रहती है। इसी तरह जो उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्ट है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद रहता है। तो आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी डिस्कवरी किसने की, किस तरीके से हुई और इनके पीछे मेथड्स क्या थे। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो एक साइंटिस्ट जिसका नाम था सर गोल्डस्टीन, इन्होंने 1886 के अंदर प्रोटॉन की डिस्कवरी की। और इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी सर जे थॉमसन के उसी कैथोड रे ट्यूब के मेथड के ज़रिए, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसके अंदर से उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। उसके बाद लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी के नतीजे में सर गोल्डस्टीन कोई बहुत ही मजबूत और ठोस शवाहिद दे नहीं सके, जिसकी वजह से उस वक्त डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को उस तरीके से तस्लीम नहीं किया गया जिस तरीके से उसको एक्सेप्ट किया जाना था। बाद में आगे चल करके सर अर्नेस्ट रदरफर्ड ने, जो कि एक फ़िज़िशियन थे, उन्होंने आगे चल करके एक और एक्सपेरिमेंट किया और उसके नतीजे में ये प्रूव हुआ कि एटम के पार्ट के अंदर प्रोटॉन भी मौजूद होता है। तो सर अर्नेस्ट रदरफर्ड ने 1917 में ये काम किया था और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक गोल्ड फॉयल की शीट ली थी जो कि बहुत ही थिन शीट थी और उसके अंदर से उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स पास करवाए थे। सबसे पहले हम सर गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। सर गोल्डस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट उन्होंने सर जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट ट्यूब को, यानी कि कैथोड रे ट्यूब को ही इस्तेमाल किया था। जिस तरह सर जे थॉमसन ने एक ग्लास ट्यूब बनाई थी जिसे एयर पार्टिकल से एम्प्टी किया गया था और उसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज को अप्लाई किया गया था उसके दोनों एंड पर। ये है सर जे थॉमसन का वो मॉडल जिसके अंदर उन्होंने कैथोड रे को डिस्कवर किया था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पर दो प्लेट्स लगी हुई हैं, एक तरफ एनोड प्लेट है और एक तरफ कैथोड प्लेट है। तो सर जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में तो ये देखा गया था कि कैथोड रेज़ जो है वो कैथोड प्लेट से निकल करके एनोड की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। सर गोल्डस्टीन ने इसको मज़ीद मॉडिफाई किया और इसके कैथोड पार्ट पर मज़ीद और मुख्तलिफ़ चीज़ें रख करके देखने की कोशिश की कि ज़ाहिर सी बात है कि जब इस कैथोड प्लेट से निकल करके एनोड प्लेट की जानिब कोई रे जा रही है तो एनोड प्लेट से भी निकल के कोई चीज़ कैथोड रे की जानिब आ रही होगी। इसके लिए उन्होंने कैथोड प्लेट को बदल करके वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी। आखिर में उन्होंने कैथोड प्लेट की जगह एक परफोरेटेड प्लेट लगाई। ये परफोरेटेड प्लेट जो है वो होल्ड थी, यानी कि बीच से सुराखदार थी। तो जब सर गोल्डस्टीन ने ये कैथोड प्लेट लगाई तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ रेज़ ऐसी हैं जो कैथोड की जानिब भी आ रही हैं। मतलब कैथोड से तो रेज़ निकल के एनोड की जानिब जा रही हैं, लेकिन कुछ रेज़ ऐसी हैं जो कैथोड की जानिब आ रही हैं, लेकिन वो एनोड के प्लेट से जनरेट नहीं हो रही, बल्कि ये जो वैक्यूम इसके बीच में मौजूद है, इसी वैक्यूम से वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो रहा है। और ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट होकर के कैथोड प्लेट के होल से गुज़रता हुआ पीछे जा कर के उस ट्यूब की वॉल से स्ट्राइक कर रहा है। इसको मज़ीद इस तरह हम देख सकते हैं कि ये वो कैथोड प्लेट है जो परफोरेटेड है, होल्ड है बीच से, और यहाँ पर बीच में जब कोई भी रे कैथोड रे से निकलती है और जाती है तो इसके बीच वाले पोर्शन में मौजूद जो एयर पार्टिकल्स हैं, ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर भी एटम मौजूद है, वो एटम्स जो है वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उन एटम से टकराते हैं और अपने साथ उस एटम के, जो एयर पार्टिकल का एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ एनोड की जानिब जब उससे टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वो उस एटम के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को अलग अलग कर देते हैं।
और जैसे ही वो अलग होते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं, मूव करने के लिए के काबिल हो जाते हैं कि वो कहीं भी जा सकें। तो जो एटम का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो तो ट्रैवल करता हुआ एनोड यानी कि पॉजिटिव प्लेट की जानिब चला जाता है, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट टूवर्ड टू पॉजिटिव प्लेट, और जो पॉजिटिव पार्ट बच जाता है वो दोबारा से कैथोड प्लेट की जानिब अपना सफ़र शुरू कर देता है और इस होल से गुज़रता हुआ आगे जाता है और पीछे जा कर के इस दीवार से जो ग्लास ट्यूब की जो वॉल है उससे स्ट्राइक करती है, और पीछे जो है वो वाज़े महसूस हो रहा है कि कोई रे ऐसी है जो आ कर के इससे स्ट्राइक कर रही है। तो सर गोल्डस्टीन ने जो है वो इस मेथड को, इस तजुर्बे को ऑब्ज़र्व किया और उसे साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने पेश किया, लेकिन बहुत कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग दलाइल इसके पीछे नहीं मिल सके, जिसकी वजह से बहरहाल उस वक्त उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। सर गोल्डस्टीन ने प्रॉपर्टीज़ बताई एनोड रे की, ये जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी कैथोड रे की तरह ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। इसके अलावा ये अट्रैक्ट टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसी वजह से नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस तरह हम देख सकते थे। इसी तरह इसका जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन इज़ हीवियर दैन इलेक्ट्रॉन, इसका जो वेट है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो नेग्लिजिबल है, बहुत ही मामूली सा है, लेकिन प्रोटॉन का मास किसी भी हालत में नेग्लिजिबल नहीं है। खैर, उसके बाद आगे चल कर के सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 के अंदर एक और एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट था थिन गोल्ड फॉयल शीट को लेकर के। उन्होंने थिन गोल्ड फॉयल की एक शीट ली, एक बहुत ही थिन, बहुत ही पतली शीट ली और उससे अल्फ़ा पार्टिकल्स पास करवाए। जब उन्होंने उस थिन गोल्ड फॉयल शीट से अल्फ़ा पार्टिकल्स पास करवाए तो देखा ये गया कि लेट्स सपोज दैट कि ये एक थिन गोल्ड फॉयल शीट है जिसके अंदर ये एटम्स है 1 2 3 4, ये एटम्स के पार्ट हैं। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ये कुछ पार्टिकल्स ऐसी थी कि जो ईज़िली स्ट्रेट लाइन में पास करेंगे, क्योंकि लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसी थी जिन्होंने अपनी डायरेक्शंस को तब्दील कर लिया था। नंबर फर्स्ट में हम देखें तो ये यहाँ पर आकर के इसने अपनी डायरेक्शन को स्ट्राइक करते हुए तब्दील किया। नंबर सेकंड में देखें तो ये बिल्कुल 120 डिग्री के ऊपर मूव कर गया है, और नंबर थर्ड में देखें तो ये बिल्कुल बीच में आके इसने स्ट्राइक किया है एटम के न्यूक्लियस पर और ये दोबारा से रिटर्न बैक हो गया। नंबर फोर्थ में भी इसी तरह की सूरत हाल हुई है। तो सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये नतीजा अखज़ किया कि इस एटम के सेंटर पार्ट में कोई ऐसी पॉजिटिव क़ुव्वत है जो इस अल्फ़ा पार्टिकल्स को, इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रिपल कर रही है, इसको जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिपल कर रही है, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को इनके ऊपर जब गुजरवाया गया, इनको पास करवाया गया, तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एटम का जो ये बाकी पार्ट था, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन थे, तो वहाँ पर इस अल्फ़ा पार्टिकल्स को रिपल्जन नहीं मिली, लेकिन ये जो इसका न्यूक्लियस पार्ट था, इसके बीच में सेंटर में बिल्कुल, इसने इसको जो है वो रिपल किया और ये लाइट या ये पार्टिकल जो है वो यहाँ से मूव हो गया। तो फिर ये बात साबित हो गई कि एटम के सेंटर पार्ट में उसका न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और उसके सराउंड में जो है वो सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कहा कि उसकी सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, क्लाउड की शक्ल में मौजूद होते हैं। अब तक बहरहाल ये बात साबित नहीं हुई थी कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो आगे सर बोहर थ्योरी के अंदर और दीगर चीज़ों के अंदर हम इंशाल्लाह उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।